कनाडा ने कैसे मजबूर कर दिया भारत को खालिस्तानी एलिमेंट्स पर कहर बरपाने के लिए। is not an India which will accept its national flag pulled down by some. कैसे आज खालिस्तानी एलिमेंट्स कनाडा की सरकार चला रहे हैं। They are wrong. कहां गिरा था खालिस्तान का बीज, कनाडा या भारत? आखिर कैसे बना कनाडा खालिस्तान समर्थकों का हब? रिफ्यूजी बनकर गए एलिमेंट्स आज सरकार कैसे चला रहे हैं? 1980 से आज तक कनाडा क्यों इन्हें नहीं रोक पाया है और कैसे आज इन्हें भारत रोक रहा है? सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 8 जुलाई 2023 खालिस्तान समर्थकों ने कुछ प्रोटेस्ट किए भारतीय दूतावासों के बाहर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा में। indiano è oggi diventata come nazista, fascista। पोस्टर्स थे किल इंडिया के और साथ में लगे थे कुछ भारतीय डिप्लोमेट्स जिन्हें डायरेक्ट समाप्त करने की धमकी थी। पर यह बात यहां तक पहुंची कैसे? तो पिछले कुछ वर्षों की कुछ एक्टिविटीज को देखते हैं। भारत में किसान आंदोलन चल रहा था जिसके बीच कुछ लोगों द्वारा खालिस्तान की दबी डिमांड को हवा दी जाती थी। भारत और बाहर के कई गुरुद्वारों में भिंडरनवाले के पोस्टर्स आ जाते हैं। भिंडरनवाले का फेस आंदोलन में कुछ लोगों द्वारा यूज किया जाता है। और इस सब के बाद जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, ने फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर दिया। लेकिन वो ट्रूडो का खालिस्तान सपोर्ट फार्मर प्रोटेस्ट से पहले भी था। 2018 में ट्रूडो ने भारत का दौरा किया था और उसे भारत की डिग्निटरीज ने ढंग से रिसीव तक नहीं किया। कयास ये लगाए गए क्योंकि ट्रूडो खालिस्तान को सपोर्ट करता है, इसीलिए ऐसा हुआ। और तब से अब तक बात यहां तक आ गई कि 2023 में कनाडा में 4 हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों ने आक्रमण किया। वैसे ये अटैक्स ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदू मंदिरों पर हुए, वहां पर 5 ऐसे इंसिडेंट्स हुए और यूके में 2। लेकिन कनाडा में कुछ और भी हुआ। अभी थोड़े दिन पहले ही कनाडा में इंदिरा गांधी की कुछ ऐसी झांकी निकाली गई उनकी बरसी पर। इस इंसिडेंट के बाद भारत ने कनाडा को एक्शन लेने को कहा, तो वहां के हाई कमिश्नर को छोड़कर किसी ने इस इंसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया। उल्टा वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत को यह कह दिया कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप ना करें, जिस पे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और फिर जयशंकर ने कहा कनाडा और मुख्य रूप से ट्रूडो खालिस्तान समर्थकों पर कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। और इसके बाद 4 जुलाई को यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में भारत का दूतावास खालिस्तान समर्थकों ने जला दिया और कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए एज पर द ऑर्गेनाइजर्स हजारों लोगों ने वोट दिए। कनाडा में इंडियन डिप्लोमेट्स की फोटो वाला एक पोस्टर सर्कुलेट होने लगा जिसमें उन्हें टारगेट करने की बात कही गई। भारत ने एक्शन लेने की बात कही। और इस सब के बाद ट्रूडो से एक प्रश्न किया गया कि भाई तुम सिख वोट पर रिलाई करते हो, इसीलिए इन लोगों पर एक्शन नहीं ले रहे। वैसे बेटर क्वेश्चन होता कि तू खालिस्तानी समर्थकों के वोट्स पर रिलाई करता है, इसीलिए एक्शन नहीं लेता। क्योंकि प्यू रिसर्च के अनुसार पंजाब में रहने वाले 95% सिख खालिस्तान नहीं चाहते। तो इस पे ट्रूडो बोला कि वो हम एक्चुअली डाइवर्स कंट्री हैं और यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अदरवाइज तो हम हर प्रकार के वायलेंस रिलेटेड गतिविधि पर एक्शन लेते ही हैं। पर इस पर भारत ने कनाडा को तगड़ा रिप्लाई दिया और कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अर्थ ये नहीं है कि टेररिज्म को ही फ्री हैंड दे दिया जाए। अब पिछले कुछ दिनों में कई खालिस्तानी समर्थक राख हो चुके हैं, जिसमें निज्जर भी एक था और उसके बाद से कई खालिस्तानी सपोर्टर्स छुपे पड़े हैं। अब निज्जर के जाने के बाद एक पोस्टर सर्कुलेट हुआ कि खालिस्तान फ्रीडम रैली की जाएगी और फिर 8 जुलाई को वो रैली हुई भी। रैली का जो सबसे बड़ा सेंटर था वो कनाडा था। प्रश्न ये कि कनाडा में इतना बवाल कुछ खालिस्तानी समर्थक कैसे जुटा पा रहे हैं, वो आगे देखते हैं। जैसा कि अभी डिस्कस किया, पंजाब में प्यू रिसर्च के एक सर्वे के अनुसार पंजाब के 95% सिख कम्युनिटी जो है अपने आप को प्राउड इंडियन समझती है। इसी प्रकार से कनाडा के पहले सिख कैबिनेट मिनिस्टर रहे हर्ब धालीवाल, उनके अनुसार कनाडा में भी अधिकांश सिख खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते। यदि ये सच है तो फिर ये कैसे संभव है कि कनाडा में रहने वाली एक छोटी सी माइनॉरिटी खालिस्तान के मुद्दे पर इतना उपद्रव मचा पाए? पॉलिटिकल संरक्षण के कारण कनाडा की सरकार खालिस्तानियों के हाथ में है। कैसे? उसके लिए कनाडा का पॉलिटिकल मैप देखते हैं। 2021 के कनाडा सेंसस के हिसाब से कनाडा में सिख समुदाय की जनसंख्या 9,50,000 है। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का 2.6%। कनाडा के इस मैप में जितना गाढ़ा लाल रंग उतनी अधिक सिख पॉपुलेशन और इस जनसंख्या का एक हिस्सा खालिस्तान समर्थक है। एक बड़े हिस्से को इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है और एक छोटा हिस्सा
इसका विरोध करता है। 2019 में कनाडा में चुनाव हुए। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीटें मिली, कंजर्वेटिव पार्टी को 121 इसके अलावा ब्लॉक क्यूबिकॉइस उसको 32 सीटें मिली, एनडीपी को 24 सीटें मिली और ग्रीन पार्टी को 3। कनाडा की सरकार बनाने के लिए 170 सीटें होने आवश्यक है, यानी ट्रूडो की पार्टी के पास 13 सीटें कम थी। कहां से आई ये 13 सीटें? एनडीपी यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके पास 24 सीटें थी, उसके साथ ट्रूडो की पार्टी ने कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई एग्रीमेंट किया। क्या मतलब था इस एग्रीमेंट का? तो जी ट्रूडो के अनुसार इस डील से ही एक स्टेबल सरकार चल पाएगी, संसद चलेगी, बजट आएगा और कनाडा के लिए काम हो पाएगा। दूसरे शब्दों में ट्रूडो प्रधानमंत्री इसी डील के कारण है। किसकी पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी? जगमीत सिंह धालीवाल, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बेसिकली इस व्यक्ति के सपोर्ट से ही कनाडा की सरकार चल रही है। कौन है जगमीत सिंह धालीवाल? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ नहीं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट में दी गई डिटेल्स के अनुसार ये व्यक्ति प्रो खालिस्तानी और प्रो पाकिस्तानी रिंग लीडर है। 2013 में इसे भारत का वीजा इसी कारण से नहीं दिया गया था। रॉ की रिपोर्ट के अनुसार यह व्यक्ति पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले एक खालिस्तानी संगठन की फंडिंग भी करता है। मार्च 2023 में भारत द्वारा कुछ प्रो खालिस्तानी ट्विटर अकाउंट्स को भारत में बंद कर दिया गया था। इसमें जगमीत सिंह का भी अकाउंट था। भारत में अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया खालिस्तान के मुद्दे पर, तो जगमीत सिंह ने इस पर भी कॉन्सर्न्स उठाए थे और प्रधानमंत्री ट्रूडो से कहा था कि भारत में इंटरवीन करें। फरवरी 2023 में जगमीत सिंह के ऑफिस के बाहर इंडियन डायस्पोरा ने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि कुछ खालिस्तान समर्थक भारतीय हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे वहां पर, जिन्हें जगमीत सिंह का समर्थन प्राप्त था। यह व्यक्ति कनाडा की सरकार की ऑक्सीजन है। ट्रूडो की करंट सरकार ने अप्रैल 2019 में खालिस्तानी टेरर ग्रुप्स का नाम कनाडा की पब्लिक रिपोर्ट से भी निकाल दिया था। कोविड के समय भारत से दुनिया के कई देशों में वैक्सीन जा रही थी, पर ट्रूडो आरंभ में भारत से वैक्सीन तक नहीं मांग पा रहे थे। ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जिन्होंने कहा कि ट्रूडो की पार्टी एक्सट्रीमिस्ट्स को पाल रही है, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। ऐसी बहुत सी सिख वॉइसेस भी थी जिन्होंने कहा कि ट्रूडो की पार्टी जो है वो अतिवादियों को पाल रही है और इनके विरुद्ध ट्रूडो सरकार का पर्सनल वेंजेंस रहा। ये सब खालिस्तान समर्थकों के दबाव में प्रतीत होता है, वो दबाव जिसके भरोसे कनाडा में इस समय सरकार चल रही है। खालिस्तान समर्थकों की मात्रा ठीक ठाक सी ही लगती है वहां पर, परंतु उनकी आवाज बहुत ऊंची है, क्योंकि उस आवाज से कनाडा की सत्ता चल रही है। कैसे इस खालिस्तानी आवाज का जन्म कनाडा में ही हुआ था, वो आगे देखते हैं। वर्ष 1914 अप्रैल का महीना था। गुरदीत सिंह नामक एक सिख युवक ने जापानी स्ट्रीमशिप खरीदा जिसका नाम था कोमागाटा मारू। उस समय ब्रिटिश इंडिया का एक नियम हुआ करता था, जहां जहां ब्रिटेन का शासन है उस देश के लोग आपस में एक दूसरे के देश में भ्रमण कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से लोग कनाडा जाया करते थे और यही देखकर गुरदीत सिंह ने भी ये शिप खरीदा और पहली बार अपने शिप को कलकत्ता से कनाडा ले गया। शिप में 375 लोग बैठे थे, जिनमें 337 सिख थे, 11 हिंदू और 27 मुसलमान। इनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया था। शिप ले जाने से पहले गुरदीत सिंह ने कनाडा से 2 बार परमिशन मांगी, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो गुरदीत सिंह अपने साथ इन लोगों को शिप में बिठाकर ले गया। वहां पहुंचे तो वेस्टर्न मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया, ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट। कनाडा की सरकार ने इन लोगों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया और फोर्सफुली इन्हें वहां से भगा दिया। ये भारतीयों के साथ बेसिकली भेदभाव था, और ये भेदभाव इसलिए भी था क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस और अन्य देशों के गोरे इन देशों में जा सकते थे, लेकिन ये अनुमति भारतीयों को नहीं मिल रही थी। शिप वापस कलकत्ता पहुंचता है और ब्रिटेन ग्रुप लीडर को अरेस्ट करने का प्रयास करता है, पर दंगे छिड़ जाते हैं और फलस्वरूप अंग्रेज 22 भारतीयों को मार देते हैं। पूरे देश विदेश में बैठे भारतीय इसकी चर्चा करते हैं और इस चर्चा को मुद्दा बनाती है गदर मूवमेंट चलाने वाले लोग। गदर मूवमेंट जून 1913 में प्रारंभ हुआ था, मेनली यूएसए, कनाडा और यूके के कुछ गुरुद्वारों में, और इसे प्रारंभ करने वाले मूलतः पंजाबी मूल के वो लोग थे जो ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत थे। कोमागाटा मारू को मूवमेंट बनाकर लोगों को रिक्रूट किया जाने लगा। कई सफल ऑपरेशंस किए गए और अब प्रयास था कि यूके, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स से हथियारों को भारत भेजा जाए और फ्रीडम स्ट्रगल को
मजबूत किया जाए। लेकिन गदर मूवमेंट के ऑपरेशन से परेशान ब्रिटिश सरकार ने हॉपकिंस को इसे तोड़ने के लिए लगा दिया। हॉपकिंस एक सीक्रेट एजेंट था जिसकी माँ सिख थी और बाप अंग्रेज था। ये गदराइट्स के बीच में घुसा और इसने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनके नाम थे बेला सिंह, हरनाम सिंह, अर्जुन सिंह, गुंजा राम, कृपाल सिंह इत्यादि इत्यादि। और इन्होंने जो कुछ भी गदर मूवमेंट में हो रहा था उसके समाचार हॉपकिंस को देने शुरू कर दिए। जब गदराइट्स की कुछ गतिविधियां फेल हो गई तो उन्हें शक हुआ कि कोई तो गद्दार बैठा है और फिर प्रारंभ हुई गद्दारों के मारने की एक श्रृंखला। पर ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ कोलंबिया और कनाडा के कुछ मुख्य गुरुद्वारों में जहां से गदर मूवमेंट चला करता था उनमें इन्हीं गद्दारों को बिठा दिया। There is this group of British loyalist Sikhs who slowly take control of the Gurudwaras with British support, both in Canada and in the UK. और ऐसा ही कुछ ब्रिटेन के गुरुद्वारों में भी हुआ और इन गद्दारों ने ऑर्थोडॉक्स व्यूज और ब्रिटिश नीति का कॉकटेल बनाकर हिंदू और सिखों के बीच दरार डालने का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिससे एक सेपरेट स्टेट फॉर सिख्स इस आइडिया की नींव पड़ी। ये कनाडा में हुआ था और आज भी वही सेम गुरुद्वारे खालिस्तान का एजेंडा बेचने का हब बताए जाते हैं। यूके में इन्हीं कुछ गुरुद्वारों से 1960 के प्रारंभिक वर्षों में सरदार चरण सिंह पंची के नेतृत्व में एक सिख होम रूल की मांग उठी। इससे जुड़ने वाले नाम मात्र के लोग थे पर बीजारोपण हो चुका था और इस बीजारोपण के बाद खाद डाली गई 1971 में पूर्व अकाली नेता जगजीत सिंह चौहान द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान की एड देकर। पर इस खालिस्तानी बीज को विषैला पेड़ कैसे बनाया गया वो आगे देखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में 1971 में ऐड देकर जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तान को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित किया था जो कि एक अकाली लीडर था। पर यह पैसा फूकने की एक एक्टिविटी भर थी क्योंकि डायस्पोरा में खालिस्तान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं था उस समय। जीबीएस सिद्धू, पूर्व रॉ ऑफिसर, अपनी पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पायरेसी में लिखते हैं कि 1979 तक कनाडा में अधिकांश गुरुद्वारों में खालिस्तान एक एलियन शब्द था। 70 के दशक में कनाडा में किसी आम सिख के लिए खालिस्तान का इशू एग्जिस्ट तक नहीं करता था, अटेंशन के लायक भी नहीं था। कैसे पहुंचा ये इशू आम लोगों तक? जीबीएस सिद्धू लिखते हैं कि 1981 के बाद से भारत में पंजाब में आम लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाने लगा था कि यूएस, कनाडा, यूके इनका डायस्पोरा सिख समुदाय से रिलेटेड जो है वो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। क्या ऐसा सच में हो रहा था कनाडा में? 1980 में खालिस्तान का मुद्दा पंजाब में जड़ पकड़ने लगा था तो इसके तार सीधे कनाडा से जुड़े थे। क्या बदलाव हो रहा था कनाडा की धरती पर? तो जी 1979 में पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब का रास्ता सिख श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया था और इसी सब के बीच पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से उन खालिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान के रास्ते कनाडा भेजा जाने लगा जो भारत में गड़बड़ कर चुके थे या गड़बड़ करने का सामर्थ्य रखते थे। यह काम अर्ली 90s तक चला था। क्यों भेजा जा रहा था इन्हें कनाडा? कनाडा के सिख समुदाय से जुड़ने के लिए, खालिस्तान का प्रचार करके खालिस्तानी सेंटिमेंट्स डायस्पोरा में भरने के लिए। इससे उन्हें कई फायदे हुए। पहला, पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अपनी धरती पर आतंकी पाल रहा है यह कोई नहीं कह सकता था। दूसरा, अमीर सिख डायस्पोरा में जो लोग खालिस्तानी नारों से प्रभावित हुए उन्होंने इसके लिए फंड्स दिए। और तीसरा, कनाडा के कानून इतने कमजोर थे कि यदि आप कनाडा के अलावा किसी दूसरे देश में आतंकी घटना भी करके आ गए हैं तो भी आपको एक्स्ट्राडिएट नहीं किया जाएगा। 10 अगस्त 1981 को इंदिरा गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि खालिस्तान अभी तक कनाडा या कुछ हद तक यूके में दिख रहा है। जीबीएस सिद्धू के अनुसार 1981 में ही कनाडा के गुरुद्वारों में ऑर्थोडॉक्सी और भारत सरकार के विरुद्ध प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था। 1979 से 81 तक क्या हुआ था कनाडा में? ऐसा मॉडरेट सिख अपना कंट्रोल गुरुद्वारा से खो चुके थे और भिंडरान वाले जैसे लोगों के सरमन्स ऑर्थोडॉक्सी को बढ़ाकर उनका काम और मुश्किल कर रहे थे। हिंदू सिखों के मध्य माहौल खराब हो रहा था। पहले खालिस्तान शब्द एक टैबू माना जाता था, अब लोग उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो रहे थे। 1981 में ही बब्बर खालसा को कनाडा में ऑर्गेनाइज किया गया। 1982 में भारत सरकार कनाडा गवर्नमेंट से बब्बर खालसा के चीफ को एक्स्ट्राडिएट करने का आह्वान करती है जिसे ठुकरा दिया जाता है। इन पॉलिसी से कनाडा खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का एक गढ़ बन गया। 1984 की घटनाओं के पश्चात इसकी गति और बढ़ गई और कुछ ऐसी स्पीचेस खुलेआम दी जाने लगी। जून 1985 में 2 इंडियन फ्लाइट्स को हाईजैक किया गया। एक में जापान पहुंचकर धमाका किया गया और दूसरी थी एयर इंडिया फ्लाइट 182 जिसमें 329
329 भारतीय मारे गए। कनाडा की धरती से हुआ यह सबसे बड़ा क्राइम है। तो इसके बाद से पंजाब से अनेक युवा जो किसी आतंकी घटना में लिप्त थे या अक्यूज्ड थे, वो कनाडा की तरफ भागे, जिसमें भिंडरानवाले टाइगर फोर्स से लेकर खालिस्तान कमांडो फोर्स तक के लोग थे। वेस्टर्न देशों की रिफ्यूजी नीति उन दिनों बहुत नरम थी, तो इन ग्रुप्स के लोगों को इजीली रिफ्यूजी बना लिया गया और इन्हीं ग्रुप्स के लोगों ने फिर अपने हेड ऑफिसेस कनाडा में बनाए। कनाडा की सबसे बड़ी पार्टी यानी लिबरल पार्टी को उस समय भी खालिस्तानी एलिमेंट सपोर्ट करते थे और आज भी करते हैं। आज जो सबसे अधिक वोकल ग्रुप्स आपको कनाडा में दिखेंगे वो इन्हीं सेपरेटिस्ट की दूसरी पीढ़ी प्रतीत होती है। कनाडा की सरकार और पश्चिमी दुनिया का इस सब में क्या रोल था, वो आगे देखते हैं। आज हम भारतीय एम्बेसी या हिंदू मंदिरों पर आक्रमण देखते हैं खालिस्तानी एलिमेंट्स द्वारा। यह सब सरकार के पक्ष के बिना संभव नहीं है और इसके पीछे एक पॉलिटिक्स है। चलिए उसे कुछ उदाहरणों से देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, कनाडा की धरती पर स्पष्ट रूप से खालिस्तान शब्द की प्रतिध्वनि 1980 के आरंभ में सुनाई दी। उससे पहले टोरंटो या वैंकूवर के इक्का दुक्का गुरुद्वारों में शब्द सुनाई देता था। कौन था उस समय कनाडा का प्रधानमंत्री? पियर ट्रूडो, जो करंट पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता हैं। इन्होंने बब्बर खालसा के सेपरेटिस्ट परमार को भारत को सौंपने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि भारत इंग्लैंड की रानी का आदर नहीं करता है, बल्कि उसको कैनेडियन नागरिकता दी। पूरे कनाडा में गुरुद्वारों में प्रचार का अवसर दिया और इसी परमार ने फिर भारतीय फ्लाइट्स को हाईजैक किया। एक और एग्जांपल देखिए, 1984 में भिंडरानवाले के उपद्रव को समाप्त किया गया था भारतीय आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन करके। इसके इमीडिएट बाद बब्बर खालसा के नंबर 2 व्यक्ति को मेडिसन स्क्वायर में खुलेआम एक गुस्से से भरी रैली करने की अनुमति मिली। कुछ समय बाद ही इंदिरा गांधी को समाप्त कर दिया गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि भारत से भागे सेपरेटिस्ट कनाडा में जाकर कैसे अपनी अथॉरिटी पर अपनी मर्जी से सारे काम करते थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इसके पीछे कुछ और पॉलिटिक्स थी। संक्षेप में बताता हूं। 1947 में भारत स्वाधीन हुआ, तब रूस और यूएसए का शीत युद्ध चल रहा था। 50 के दशक में यूएसए ने भारत को अपने गुट में आने को कहा, तो नेहरू जी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि हम अभी अभी स्वाधीन हुए हैं, किसी भी देश से वैर नहीं रखना चाहते। थ्योरी गलत नहीं थी, पर यूएसए ने इमीडिएटली पाकिस्तान को अपने दल में मिला लिया। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो यूएसए ने पाकिस्तान का साथ दिया और युद्ध के पश्चात भारत जो किसी भी गुट में नहीं था वो रूस के साथ जाकर मिल गया। शीत युद्ध के समय रूस का हर मित्र अमेरिका या मित्र देशों के लिए सही नहीं माना जाता था। यहां से भारत अमेरिका की आंख का कांटा बन गया। 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बन गया, जहां से वेस्टर्न कंट्रीज को रशियन कम्युनिज्म को रोकना था। अगले 10 सालों तक पाकिस्तान की हर संभव मदद की गई वेस्ट के द्वारा। खालिस्तान प्रोजेक्ट उनमें से एक था। इनफैक्ट भारत ने जून 1984 में ऑफिशियली भारत में हुई घटनाओं में CIA का रोल होने की बात कही थी। यह पॉलिटिक्स बंद हुई 1990 में रूस के टूटने के बाद और 1991 में भारत के लिबरलाइज होने के बाद, जब भारत एक बड़े बाजार के रूप में दिखा। कई रेडिकलाइज्ड खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन बंद हुई, परंतु क्या आज भी ये सपोर्ट किसी फॉर्म में है? तो जी पहले भी ये काम यूएस या कनाडा में पर्दे के पीछे से किए जाते थे ग्लोबल डोमिनेंस के लिए। आज कनाडा में ये काम अपनी सरकार को बचाने के लिए हो रहे हैं, पर क्या यूएस में कुछ बदला है? तो जी यूएस में सिख पॉपुलेशन उतनी नहीं है। इसी कारण 2017 में बलविंदर सिंह नाम के इस व्यक्ति को खालिस्तान संगठन को सपोर्ट करने के लिए 15 साल की कैद हुई है। पर कनाडा की राजनीति और डेमोग्राफी अलग है। भारत और भारतीय कैसे इस पूरी राजनीति को काउंटर कर रहे हैं, वो आगे देखते हैं। आज भारत 3 फ्रंट्स पर खालिस्तान के समर्थकों को काउंटर करता हुआ दिखाई देता है। एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि कनाडा की इन नीतियों को काउंटर करते कुछ ऐसे दिख रहे हैं। Issue is not about freedom of expression, but its misuse for advocating violence, for propagating separatism and for legitimizing terrorism. उधर से फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने सीधे शब्दों में कह दिया कि इस प्रकार का खालिस्तानी समर्थकों को स्पेस देना हमारे रिश्तों के लिए सही नहीं है। पार्टनर देश जो है, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां कभी कभी खालिस्तानी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो उनको खालिस्तानियों को स्पेस न दें, क्योंकि उनकी सोच जो है ये रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है वो ना हमारे लिए अच्छा है, ना उनके लिए है, ना हमारे रिश्तों के लिए। उधर से भारत के NSA अजीत डोवाल स्वयं यूके गए और वहां के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली और वहां के NSA टिम बोरो से मिले। इनकी आपस में जो बात हुई वो थी कि खालिस्तान के समर्थकों को डिपोर्ट करना प्रारंभ करो।
भारतीय सरकार ने इन देशों के ऑफिशियल्स को समन भी दिया और कहा कि भारतीय सिंबल्स का इस प्रकार से तिरस्कार सही नहीं है और वियना कन्वेंशन के अनुसार इनको प्रोटेक्ट करने का जो उत्तरदायित्व है वो उसी देश का है जिसमें ऐसा हो रहा है। कुछ ही दिन पहले यूके के पार्लियामेंट में खालिस्तान समर्थकों के विरोध में और भारत के सपोर्ट में कुछ ऐसे स्वर गूंज रहे थे। Speaker, the right honourable lady will be aware of a protest that took place outside the Indian High Commission last Sunday, which turned violent, and staff working for the High Commission were injured there, and the Commission itself was vandalised. Now, I'm sure the whole House will agree that there should be no place in our country for such behaviour, and that the Indian High Commissioner and his staff should be able to go about their diplomatic duties. उधर से भारत अपना कद ना केवल डिप्लोमेटिक तरीके से बल्कि इकोनॉमिक तरीके से भी बढ़ा रहा है। जिस यूके में खालिस्तानी प्रॉब्लम है उसी यूके के पार्लियामेंट में भारत के बढ़ते कदमों को देखकर कुछ ये बातें हो रही थी। Narendra Modi, as a boy, sold tea at his father's tea stall at a railway station, Gujarat. Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. यूएन में जो भारत उपेक्षित रहता था, आज वही भारत उसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना स्टैचर बढ़ा रहा है और भारत को वहां पर डिस्कस किया जा रहा है। अपना कद बढ़ाने के अलावा भारत जो दूसरा हथकंडा अपनाता प्रतीत हो रहा है वो है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का यूज। और अभी हाल ही में कई बड़े खालिस्तानी समर्थक जिनका एक रुतबा था अपने कम्युनिटी में वो ढेर हो गए। सभी के सभी संदिग्ध हालतों में समाप्त हुए। कोई पॉइजन से, कोई एक्सीडेंट से, किसी को सड़क चलते कोई ठोक गया, कोई ड्रग ओवरडोज से। और इसी श्रृंखला में जो आखिरी नाम आया वो था गुरपतवंत सिंह पन्नू का। आज तक इस बात पर कंफ्यूजन है लोगों को कि वो गया या वो है। कुछ कह रहे हैं कि जीवित है और कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज का हवाला देकर कह रहे हैं गया। फ्री प्रेस जर्नल ने उस इंटेलिजेंस एजेंसी जो खालिस्तानी समर्थकों का ट्रैक रखती है उनसे कंफर्म किया और बताया कि पन्नू का केस अब क्लोज हो गया है। क्या हो सकता है इसके पीछे वो आप स्वयं सोचिए। बाकी इसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो किया है जिसका लिंक वीडियो के अंत में और पिन कमेंट में दिया गया है, उसे अवश्य देखिएगा। अब इन दोनों के अलावा तीसरा फ्रंट जिस पर भारत खालिस्तान के समर्थकों का सामना कर रहा है वो है इंडियन डायस्पोरा। वो भारतीय जो विदेशों में रहते हैं। 8 जुलाई को जो रैली खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में की उसका विरोध भारतीयों ने किया और नारे लगाए गए खालिस्तानीज आर नॉट सिक्स। इसके अलावा और भी कई नारे थे जिनसे चिढ़कर कुछ खालिस्तानी समर्थक वायलेंट हो गए और कुछ को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। थोड़े दिन पहले खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास पर अटैक किया था और उसके बाद भारतीय लोग अमेरिका की सड़कों पर उतरे और उन्होंने भारत का समर्थन किया। 2022 की दिवाली आई और खालिस्तानी अपने झंडे लेकर निकल गए। इधर से हरियाणा के कुछ लड़के भी निकल गए और खालिस्तानियों से अड़ गए। और इससे पहले हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के समर्थकों को काउंटर किया गया था हरियाणा के लड़कों के द्वारा। जस्सी जी दिखाया गया औकात सिक्की रख लेकर है भाई बीच में माना किसी सिख ते कुछ गया तेरे गया आजा किसी सिख तेरी गया भाई हम न्यू कर देंगे थोड़ा न्यू कर देंगे तेरे गला रोड़ा सिक्की ने क्यों ले रहा है बीच में खालिस्तानी कोई मर्जी आ जियो भाई। और जैसे जैसे इंडियन डायस्पोरा विदेश में स्ट्रांग हो रहा है वैसे वैसे उनकी वोट की शक्ति बढ़ रही है और उनकी वाणी भी स्ट्रांग हो रही है। भारतीय मात्र 1% है यूएसए में पर 6% टैक्स हमारे ही लोग भर रहे हैं। तो भारतीयों की वॉइस वहां पर स्ट्रांग हो रही है और भारत इन 3 फ्रंट्स पर पूरी प्रॉब्लम से लड़ता दिखाई दे रहा है। पर इसके अलावा भारत को जो इमीडिएटली कर देना चाहिए वो ये है कि जो खालिस्तानी समर्थक हैं उन्हें पहचाने और उनका OCI या PIO कार्ड रद्द कर दिया जाए। हमारी ओर से मैसेज स्ट्रांग होना चाहिए कि भारत के झंडे से जो दुराचार करेगा वो सहा नहीं जाएगा। आशा निहित है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक या शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें पेट्रियन और UPI के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ये वाली वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है ये और भी तगड़ी लगेगी, इसे भी अवश्य देखें। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।